अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम शुरू कर रहे हैं सरिता, एक न्यू नॉवेल और उसकी राइटर हूँ मैं। तो सरिता एक ऐसी जगह है, बेसिकली एक गांव है। इस गांव को हिडन सीक्रेट फेरी टेल भी कहा जाता है। अच्छा, ये गांव जो है वो ताजिकिस्तान में है। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम लोग शुरू करते हैं इस नॉवेल को। रात का पिछला पहर था। दुशांबे, जो कि ताजिकिस्तान का दारुल हुकूमत है, की गलियां आधी नींद में डूबी हुई थी। सुबह का वक्त आने में अभी सिर्फ आधा घंटा बाकी था, मगर आसमान अभी भी गहरे नीले काले रंग की चादर ओढ़े हुए था। ठंडी हवा में दूर कहीं से गुलाबों की हल्की सी खुशबू चलती हुई आ रही थी। रोड की एवेन्यू के साइड स्ट्रीट पर एक बंगला खामोशी से अपनी जगह लिए खड़ा था। दो मंजिला इमारत, बाहर से क्रीम और सॉफ्ट बीज रंग का पेंट हुआ था। रॉट आयरन का गेट बंद था, मगर जंजीर की हल्की सी खंग हवा के साथ सुनी जा सकती थी। गेट का डिजाइन सादा मगर शानदार, काले रॉट आयरन की रेलिंग्स जिसमें फूलों का पैटर्न बना हुआ था। अंदर जाने से पहले एक छोटा सा स्टोन पेवर्ड पाथवे था, जिसके दोनों तरफ नीचे ट्रिम गुलाब के पौधे खुशबू बखेर रहे थे और रात की शबनम से भीग चुके थे। बंगले का आंगन बहुत बड़ा नहीं, लेकिन टेस्टफुली मेंटेन था। एक कोने में छोटी सी वुडन बेंच, जहाँ से मुलायम हवा में शाह मंसूर पार्क की दूर की खुशबू महसूस होती थी। पूरा बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था। हर खिड़की, हर बालकनी का पर्दा खिंच चुका था। बस एक कमरा था, ऊपर की मंजिल के कोने पर, जहाँ से नारंगी रोशनी बाहर गिर रही थी, जैसे अंधेरों में कोई छुपा हुआ राज बोलने को बेचैन हो। रोशनी इतनी कम थी कि सिर्फ उस खिड़की के नीचे वाले बालकनी की रेलिंग्स का नक्श साफ दिखाई देता। बाकी घर एक साया बनकर खामोशी में घुल गया था। शहर की दूर की सड़क पर एक साइकिल गुजरी। उसकी घंटी का हल्का सा सुर हवा में गुम हो गया। बंगले के अंदर का माहौल जाने कैसा था, लेकिन बाहर से देखने वाले के लिए वो एक रोशनी वाला कमरा किसी कहानी का आखिरी सफा लगता था, जिसे अभी लिखा जाना बाकी है। उस कमरे में एक औरत सिजदे से उठी थी। उसने सफेद रेशम का दुपट्टा सर पर संभाला हुआ था, जो उसकी शफाफ सुकून भरी आंखों को और भी रोशन कर रहा था। उसका लिबास एक ट्रेडिशनल ताजिक एटलस सिल्क का लंबा कुर्ता था, जो बाग बहार के रंगों का हसीन मिलाप था। आंखों के कोनों से आंसू अब भी बह रहे थे। उसके लब हल्के से कांप रहे थे, और फिर उसकी आवाज़ ने खामोशी को चीर दिया। एक ऐसी आवाज़ जो सालों के इंतज़ार, रातों की दुआओं और दिल के धकने के बावजूद उम्मीद ना छोड़ने का सबूत थी। या अल्लाह, आज से 1 साल पहले तूने मेरी वो दुआ कबूल की थी, जिसके लिए मैंने 6 साल हर रात रोकर अपनी झोली तेरी तरफ फैलाई। तूने मेरी खाली गोद को अपनी रहमत से भर दिया। तूने मुझे वो तोहफा दिया जो मेरी रूह का सुकून बन गया। उसकी आवाज़ कभी हल्की हो जाती, कभी गिड़गिड़ा के तूफानी बन जाती। या रब, जब लोग मुझ पर तंज करते थे, मैं तेरी रहमत का नाम लेकर चुप हो जाती थी। जब लोग मेरी आंखों में सवाल देखते थे, मैं अपनी आंखों को तेरी तरफ उठा लेती थी। और आज आज मेरी बच्ची 1 साल की हो गई है। उसके छोटे छोटे हाथ, उसका मुस्कुराना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम है। वह नूर से अपने हाथ ऊपर उठाए, आंसुओं को बहते हुए चलने दिया। या अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे ये खुशी दी, मेरी बच्ची की जिंदगी को भी अपनी हिफाजत में रख। उसकी हंसी कभी कम ना हो, उसकी आंखों में कभी आंसू ना आए। मैं अपनी जिंदगी भी उसके लिए कुर्बान कर दूंगी, लेकिन तू उसके नसीब को हमेशा रोशन रख। लैम्प की नरम रोशनी उसके चेहरे के आंसुओं को सुनहरे रंग में बदल रही थी, और कमरा उस वक्त बस एक माँ और उसके रब के दरमियान चलती हुई एक ऐसी गुफ्तगू का गवाह बन चुका था, जो फरिश्तों ने भी रुक कर सुनी। दुशांबे की सुबह का वक्त हो चुका था। हल्की हल्की सुनहरी रोशनी शहर की सड़कों पर गिर रही थी।
बंगले के अंदर का मंजर भी उतना ही दिलकश था। वार्म लाइटिंग, वुडन फ्लोरिंग और वॉल्स पर ताजुक एम्ब्रॉयडरी के फ्रेम किए हुए पीसेस। ड्राइंग रूम के एक कोने में बुकों से भरा वुडन शेल्फ और सेंटर टेबल पर एक पुरानी नक्शो निगार वाली चाय की केटली सजी रखी हुई थी। छोटी बालकनीज पर टेराकोटा पॉट्स में खुले हुए रेड जेरामीन्स और येलो मैरीगोल्ड्स दीवार के साथ अपना रंग बिखेर रहे थे। दरवाज़ा गहरे ब्राउन ड्यूडर वुड का, जिस पर ब्रास का गोल लॉक हैंडल चमक रहा था। विंडोज़ पर सफ़ेद लेस कर्टन्स जो हल्की हवा में ज़रा ज़रा हिल रहे थे। आज इस सुकून वाली सुबह ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। जैसे ही रोशनी पूरे घर में फैली, अफरा तफरी का माहौल बन गया। मुलाजिमीन आंगन से लेकर किचन तक इधर उधर घूम रहे थे। कोई गुलाबी फूलों के गुलदान सेट कर रहा था, कोई कराकरी साफ कर रहा था। महरनोश मिनट को नाश्ता लगाने का कह रही थी। साथ साथ घर को सजाने की तैयारी भी देख रही थी। हर छोटी बड़ी चीज उसकी नजर से गुजरती। टेबल रनर का रंग, केक स्टैंड का साइज, बच्ची के लिए ऑर्डर की गई गुलाबी फूलों की हेयर बैंड, सब उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। आज शाम उसकी बेटी गुलमहर की पहली सालगिरह थी और ये तकरीब दुशांबे के मशहूर हॉल कोहिनूरुस में होने वाली थी। सिर्फ शहर के रिश्तेदार ही नहीं, बल्कि मुल्क से बाहर आने वाले अपने भी आ रहे थे। जो दूर से आते वो कुछ दिन महरनोश के बंगले में ही कयाम करते और इसलिए घर के हर कमरे, हर गेस्ट रूम का सेट होना ज़रूरी था। गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ सुनते ही महरनोश के होंठों पर एक नरम सी खुशी रक्स करने लगी। उसने काम रोका, लाउंज में कदम रखा और मुस्कुराती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ड्राइवर ने गेट खोला और एक ओपल एस्ट्रा गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। ड्राइवर तेजी से आगे बढ़ा और गाड़ी का ऊपरी दरवाजा खोला। बाहर निकलने वाली शख्सियत रोब-व-वक़ार से भरपूर थी। दरमियानी कद, चौड़ी पेशानी, घनी भौहें और आंखों में संजीदगी की झलक एक कामयाब ताजिक बिजनेसमैन की मुकम्मल तस्वीर पेश कर रहे थे। अपने मखसूस अंदाज में मलबूस थे। सफ़ेद किल्ट शर्ट, ऊपर नीला ओन का वास्केट, गहरे सरमई जीन्स और लंबे कोट के नीचे खूब सलीके से बंधी टाई, हाथ में चमड़े का ब्रीफकेस और कलाई पर रवायती घड़ी उनके वक़ार में इजाफा कर रही थी। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ घर के अंदर दाखिल हुए। लाउंज में कदम रखते ही उनकी नज़र महनोज पर पड़ी, जो तेज़ी से उनके करीब आई और मुस्कुरा कर मिली। आप फ्रेश हो जाएं, मैं नाश्ता जाने पर लगवाती हूँ। याद आने पर मैंने उसे नरमी से कहा। मिठास उसके अल्फाज में नुमाया थी। यह कहकर वो किचन की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद इब्राहिम घर के आरामदाह लिबास में डाइनिंग टेबल पर आ बैठे। सादा सफ़ेद कुर्ता नुमा कमीज और ढीला पजामा पहने मेज पर मुख्तलिफ पकवान सजे हुए थे। ओश, पुलाव, नरम नान, चिकन, दही जैसी डिश, शहद के साथ ताज़ा फल और खुशबूदार सब्जी वाला सूप। महरनोश भी साथ आकर बैठ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप 2 दिन बाद आए हैं। मैंने और गुल ने आपको बहुत मिस किया। गुल तो रोती ही रहती थी, उठते ही आपको ढूंढती थी। इब्राहिम ने कपड़े से मुंह साफ करते हुए मुस्कुराकर पूछा, कहाँ है मेरी बच्ची? वो अभी सो रही हैं। आपका काम हो गया? महरनोश ने गुलमहर का जिक्र करते हुए सवाल किया। इब्राहिम ने हल्की सी आह भरी। मुझे 1-2 दिन और लग जाते, लेकिन मैंने सब कुछ पेंडिंग में छोड़कर वापसी की। न मेरी बेटी पूरे 1 साल की हो रही है, उसका पहला बर्थडे हो और मैं ना आऊँ, ये मुमकिन था? महनूस ने सुनकर मुस्कुराकर सर हिलाया। कुछ देर के वक्फे के बाद इब्राहिम ने उसे कहा, महनूस जल्दी सारे काम निपटा कर तैयार हो जाओ, शाम को हमें वक्त पर फंक्शन के लिए निकलना है। जी, महनूस ने जवाब दिया। नौकरानी को बुलाया ताकि डाइनिंग टेबल साफ करे और इब्राहिम उठकर स्टडी रूम की तरफ चल दिए। व्हाइट मर्सिडीज के अंदर 8 साला शाजिल अपने नन्हे हाथों में रिजल्ट कार्ड थामे बैक सीट पर बैठे खिड़की से बाहर देख रहा था। भूरे नरम बाल माथे पर बिखरे थे और आंखें, वो गहरी बड़ी बड़ी आंखें जो ताजुब बच्चों की पहचान है। उसका ख्वाब देख रही थी, ख्वाब के जैसे वो परिंदा बन जाए और लम्हे भर में घर जा उतरे।
कार का ड्राइवर पुरसुकून अंदाज में गाड़ी चला रहा था। गाड़ी आहिस्तगी से रुकी। सामने बुलंदोबाला गेट था। ताजिक नक्शो निगार से मजीन पत्थरों की दीवारें, सुनहरी क्लस और मेहराब नुमा दरवाजा, बिल्कुल किसी पुराने शाही महल की तरह। वॉचमैन ने गेट खोला और कार अंदर बढ़ गई। बड़े लॉन के बीचों बीच हवेली नुमा घर खड़ा था, ऊंचे सुतूनों और लंबी खिड़कियों वाला। एक ऐसा घर जिसके बाहर से कोई गुजरे तो रुके बगैर ना रह सके। लेकिन शायद उसके लिए ये सिर्फ घर था, वो जगह जहां माँ होंठों पर मुस्कुराहट लिए उसका इंतजार करती है। और बाप, बाप के चेहरे पर आज कैसा रंग होगा। जैसे ही कार रुकी, शाजिब दौड़ता हुआ अंदर की तरफ लपका, मगर लॉन्च में दाखिल होते ही मंजर बदल गया। उसकी माँ आंखों में इंतजार की रोशनी लिए खड़ी थी, लेकिन उसके बाप करीम सख्त तेवर के साथ चक्कर काट रहे थे। हाथ में एक लंबी स्टिक थी और चेहरे पर गुस्सा और बेसब्री साफ दिखाई दे रही थी। शाजिल जो तेजी से भाग रहा था, अचानक रुक गया। उसके कदम जैसे जमीन में गड़ गए। बाप की आंखों के गजबनाक तेवर देखकर उसका नन्हा सा दिल कांप उठा। करीम शिराजी की नजर उस पर पड़ी तो वो सख्त लहजे में बोला, शाजिल यहाँ आओ। आवाज तेज थी। शाहज़ाद ने कांपते कदमों के साथ आहिस्ता-आहिस्ता चलना शुरू किया, सांस जैसे गले में अटक गई हो। करीब पहुंचकर करीम शिराज़ी ने कहा, हाथ आगे करो। वो काम गया, बिना कोई सवाल किए आहिस्ता-आहिस्ता दोनों हाथ आगे किए और पलकें सख्ती से मींच ली। अगली लंबी स्टिक उसके हाथों पर बरसी। दर्द की एक तेज लहर पूरे जिस्म में दौड़ गई, लेकिन उसने चीख दबा ली। होंठ लर्ज़े मगर आवाज न निकली। करीम की आवाज लाउंज की फिजा को काटती हुई शाजिल तक पहुंची। मेरी बात प्रिंसिपल से हो चुकी, शाजिल। मैं तुम्हें परफेक्ट देखना चाहता हूँ। अगर तुम अभी से गलतियां करोगे तो आगे जाके हमारे बिजनेस में भी करोगे, और वो गलतियां मैं कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। समझ रहे हो? वो शोकेस की तरफ बढ़ा और उंगलियों से उस पर रखे हुए ट्रॉफीज को छुआ। ट्रॉफीज जिनकी चमक में शाजिल का बचपन गुजरा था। ये देख रहे हो, ये सब ट्रॉफीज फर्स्ट पोजीशन की है। मुझे हर साल यही चाहिए। तुम्हारे लिए सेकंड पोजीशन नाकामी है। जब तक फर्स्ट नहीं आते तुम क्लास रिपीट करोगे। यही मेरा फैसला है। शाहजहां के दिल पर जैसे पहाड़ टूट गया। वो पथराई आंखों से शोकेस में झिलमिलाती ट्रॉफीज को देखता रहा। नर्सरी से लेकर हर साल, हाँ हर साल वो जीता था, मगर ये पहला साल था नए मुल्क में, अजनबी ज़बान में, जहाँ वो सिर्फ सेकंड आया था। उसने माँ की तरफ देखा। माँ की आंखों में नमी थी, लब कँपकपा रहे थे, लेकिन वो कुछ न कह सकी। शाज़िल का ज़ब्त टूट गया। वो भागता हुआ अपने कमरे में जा घुसा। करीम के कदम अभी भी सख्ती से टिके थे। शाज़िल की माँ ने हिम्मत करके आहिस्ता से कहा, करीम, सेकंड पोजीशन लाना भी कोई छोटी बात नहीं है। शाज़िल ने बहुत मेहनत की थी। लेकिन अगले ही लम्हे करीम शिराज़ी की आवाज़ लाउंज में गूंजी, कितनी बार कहा है, मेरे मामलात में दखल मत दिया करो। वो गुस्से से बाहर निकल गया। लाउंज में बस खामोशी रह गई। शाम का वक्त हो चुका था। दुशांबे की शाम अपनी खास ठंडक और हल्का सा गुलाबी रंग लेकर आई थी। शहर के आसमान पर सूरज डूबते हुए अपने नरम नरम रंग छोड़ रहा था, जैसे किसी ने हल्के हल्के ब्रश से आसमान पर गुलाबी और सुनहरी रंग घुमा दिए हों। खिड़की से हल्की सी हवा आती थी, जब महरनोज के लंबे स्याह बालों से खेल रही थी। महरनोज अपने कमरे के ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। एक साफ-सुथरा, मॉडर्न लेकिन ज़्यादा शो ऑफ ना दिखने वाला कमरा। सफ़ेद दीवार, एक कोने में हल्का सा बेज सोफ़ा और एक वुडन अलमारी जिस पर फैमिली की छोटी-छोटी तस्वीरें रखी थी। ड्रेसिंग टेबल पर एक परफ्यूम की बोतल, एक छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स और एक सुंदर सा सिल्वर का हेयर ब्रश पड़ा था। आज उसकी बेटी गुलमहर का पहला बर्थडे था, इसलिए महरनोज अपने कपड़ों से लेकर मेकअप तक में पूरा प्यार उतार रही थी। उसने एक हल्का स्काई ब्लू रंग का ताजिक स्टाइल मैक्सी पहना था, जिस पर छोटी-छोटी सिल्वर की एम्ब्रॉयडरी चमक रही थी। इतने में दरवाजा खुला और इब्राहिम अंदर आया। उसकी आंखें मुसलसल अपनी कलाई पर पहनी घड़ी पर थी। महरनोज, देर हो रही है, जल्दी करो।
उसने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। आज इब्राहिम ने ताजिक स्टाइल का क्रीम रंग का शेरवानी टाइप कोट पहना था, जिसमें हल्की गोल्डन वर्क थी। नीचे प्लेन वाइट शलवार और पॉलिश किए हुए ब्राउन शूज। वो मेहरनोज के पास आया, एक पल के लिए रुककर उसे सर से पांव तक देखा, फिर धीरे से बोला, माशाल्लाह, लुकिंग डेट गॉर्जियस। मेहरनोज के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट गहरी होती गई और उस लम्हे की खामोशी को एक नन्ही सी हंसी ने तोड़ दिया। थोड़ा सा फासला था, लेकिन दोनों के कानों तक वो आवाज पहुंच गई। कोने में बैठी गुलमहर, जो आज 1 साल की हो गई थी, पिंक रंग का फ्लफी फ्रॉक पहने हुए थी, जिस पर छोटी-छोटी मोती जाली वाली स्लीव्स थी। उसकी छोटी सी पोनीटेल हिलती जा रही थी जब वो अपने नन्हे हाथों से माँ-बाप को बुलाने का इशारा कर रही थी। उसके पैरों में छोटे-छोटे व्हाइट मोज़े और गुलाबी रिबन वाले शूज़ थे। महरनोज उसके पास गई और उसके सर पर एक छोटा-सा प्रिंसेस क्राउन रखा। जैसे ही क्राउन उसके सर पर आया, गुलमहर ने आईना देखा, दोनों हाथ से तालियां बजाई और जोर से खिलखिला उठी। इब्राहिम भी हंस पड़ा और महरनोज ने उस नन्ही सी हंसी को अपने दिल में समेट लिया। गुलमहर उनकी इकलौती औलाद थी, जो बहुत दुआओं और सब्र का मीठा फल बनकर उनकी खाली झोली को भरने आ गई थी। उसका नाम भी एक कहानी था, गुलमहर। एक ऐसा फूल जो बहुत मुश्किल से खिलता है, लेकिन जब खिलता है तो अपनी महक से हर कोना रोशन कर देता है। और सच में, वो भी उनकी ज़िंदगी का वो फूल थी, जो बरसों की कशमकश, सब्र और दुआओं के बाद खिला था। जब से गुलमहर आई थी, इब्राहिम और महरनोज ने उसे ऐसे संभाला जैसे किसी ने अपने दिल के टुकड़े को पालने में रख दिया हो। ना कभी उस पर धूल का ज़र्रा गिरने दिया, ना कभी ज़िंदगी की गर्म हवा उसके पास तक आने दी। सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थी और गुलमहर ने भी उनकी हर कमी, हर खाली जगह को अपनी मुस्कुराहट, अपने लम्स और मासूम चेहरे से भर दिया था। इब्राहिम के लिए वो फ़ख्र थी, महरनोज के लिए वो दुआओं का सबसे खूबसूरत जवाब। उस वक़्त कमरे में सिर्फ़ एक आवाज़ थी, खुशी की। गुलमहर कभी महरनोज के दुपट्टे को खींचती, कभी इब्राहिम की उँगली पकड़ती। इब्राहिम ने मोबाइल उठाया, एक सेल्फ़ी ली, महरनोज, इब्राहिम और बीच में छोटी-सी गुलमहर का चेहरा। तीनों के चेहरों पर मुस्कुराहट और पीछे ड्रेसिंग टेबल के शीशे में उनकी तस्वीर दोबारा झलकती हुई। वो पल सिर्फ़ तस्वीर में नहीं, उनके दिलों में भी हमेशा के लिए कैद हो गया। महरनोज ने नन्हे गुलमहर को अपनी गोद में संभाला। तीनों, महरनोज, गुलमहर और इब्राहिम, तैयार थे। ड्राइवर ने आगे बढ़कर ब्रेक ओपन लॉन्स्टर का दरवाजा खोला। गाड़ी ने धीमी रफ्तार से कोहिनूर हॉल का रुख किया। शाम ढल रही थी। आसमान ने नीला रंग छोड़कर नारंगी और जामुनी साए ओढ़ लिए थे। रोड की एवेन्यू पर दोनों तरफ इमारतें उन चंद घंटों की रोशनी में चमक रही थी। कुछ सेवन की पुरानी बिल्डिंग्स जिनके झरोकों पर खिलती हुई रंगत थी, और कुछ नए कॉफी शॉप्स, बेकरीज और बुटीक्स जिनके ग्लास फ्रंट से डिजाइन्स कपड़ों की चमक दिखाई दे रही थी। सबसे पहले गाड़ी रोदकी स्क्वायर के पास से गुजरी, जहां अब्बू अब्दुल्ला रोदकी का मुजस्समा सामने बैठा था। आसपास सजाए हुए बागात और फव्वारों के साथ लैंप पोस्ट पर परिंदों की सी नक्शो-निगार थी। गाड़ी आगे बढ़ी तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ताजिकिस्तान की शानदार इमारत सामने आई। थोड़ी दूर रोड की पार्क का हरा भरा कोना दिखा, जहां चंद लोग बेंच पर बैठकर शाम का सुकून ले रहे थे। सड़क के दूसरे हिस्से पर एक छोटा सा सुमोनी मोनूमेंट अपनी रोशनी से जगमगा रहा था, जिसके जेर रुख बेस कहती है कि उसके सर पर 10 किलो ताजिक सोने का नक्शा है। उसके पीछे पहाड़ों का हल्का सा साया दिखाई देता था। ताजिकिस्तान की एक खास और मुनफरद बात यह है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा पहाड़ी मुल्क है। इसकी लगभग 93% जमीन पहाड़ों से घिरी हुई है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर रास्ते में एक पुराना टी हाउस, रोखा चाय खाना भी नजर आया, रवायती तर्ज तामीर के साथ, जैसे एक यादगार सा पड़ाव हो। ट्रैफिक मुतदिल था, ना इतना ज्यादा कि हाथों का शोर हो, ना इतना कम कि सड़क सन्नाटे में डूबी लगे। साइकिल चलाते कुछ लड़के, हाथ में कॉफी के कप लिए चलती लड़कियां और कुछ दरमियानी उम्र के मर्द जो वेस्टर्न जैकेट्स और जीन्स में थे। सब अपने अपने रास्ते पर थे।
कहने को तो ताजिकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन दुशांबे जैसे शहरों में लिबास ज़्यादातर वेस्टर्न स्टाइल का होता है। हिजाब या चेहरा ढाँपना, निकाब बहुत कम नज़र आता है। इसकी वजह यह है कि ताजिकिस्तान एक सेक्युलर रियासत है, जहाँ 2007 के बाद हुकूमत ने अवामी इदारों, स्कूलों और दफ्तरों में हिजाब पहनने पर गैर रस्मी पाबंदी लगा दी। हुकूमत का कहना है कि कदीमी मिल्लत का लिबास यानी रिवायती ताजिक ड्रेस को जिंदा रखना चाहिए, जबकि चेहरा ढांपना, निकाब कौमी शनाख्त के खिलाफ समझा जाता है। ये भी कहा जाता है कि निकाब सिक्योरिटी खदशात और मजहबी इंतहा पसंदी के अलामतों से जोड़ा जा सकता है, इसीलिए अवामी मकामात पर इस पर सख्ती होती है। ब्लैक ओपल ओस्टर एक सिग्नल पर रुकी। सामने इस्माइली सुनोमी एवेन्यू के कोने पर फुटपाथ पर पुलिस का एक अफसर एक चेहरा ढकी औरत को रोक रहा था। अफसर की आवाज़ दूर से हल्की सी सुनाई दे रही थी। मैडम, ये लिबास यहाँ मना है। आपको पता है ना हुकूमत का कानून? ये सच था कि निकाह पर सख्त पाबंदियां हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिजाब बिल्कुल मना है। ताजिकिस्तान में कई औरतें ढीला सा स्कार्फ या रुमाल रवायती अंदाज में पहनती है, जो बालों को ढांपता है लेकिन चेहरा खुला रखता है। इस तरह का कवरिंग न सिर्फ सकाफती असूलों के मुताबिक होता है, बल्कि कानून के अंदर भी महफूज है। वो औरत कुछ कहने लगी, लेकिन अफसर ने हाथ उठाकर बात काट दी। बहरनों से पल भर को खिड़की से उस मंजर की तरफ देखा, फिर अपना ध्यान गुलमहर की सोई हुई सूरत पर ले आई। सिग्नल का सुर्ख रंग सब्ज हुआ और गाड़ी फिर से रवाना हो गई। उसके बाद नेशनल बैंक और पैलेस ऑफ यूनिटी की सरसब्ज और दिलकश इमारतों ने सफर को शाहाना अंदाज से मजीद दिलफरेब बना दिया। अब मंजर खुलकर कोहे नूरोज हॉल की तरफ बढ़ रहा था। गाड़ी दस्तूरनी स्ट्रेट पर मुड़ती हुई कोहिनूर हॉल की जानिब बढ़ी। चारों तरफ लैंपपोस्ट की रोशनी, रास्ते के किनारे लगे फूलों के बेड्स और दूर से दिखाई देने वाली वो शानदार इमारत। गाड़ी ने कोहिनूर हॉल के जमरते से दरवाजों तक पहुंचते पहुंचते रफ्तार को धीमा कर दिया। हल्का सा फोग अपने बादों के साय में हॉल के सुनहरी गुंबदों और सीढ़ीदार फव्वारों को उजागर कर रहा था। उस वक्त उस शानदार इमारत की पेशानी पर ये लफ्ज़ जगमगा रहा था, कोहिनूरुस हॉल। अंदर ना सिर्फ ज़ाहिरी जलाल था, अंदर ज़बरदस्त हुनरमंदी भी थी, जो अपनी झलक दिखा रही थी। गाड़ी हॉल के सामने रुक गई। बाहर से हॉल किसी महल की तरह लग रहा था। मरमरी दीवारें, उन पर नक्शो-निगार और शीशे के ऊंचे दरवाजे। शाम की रोशनी में वो और भी दिलकश लग रहा था। ये मंजर ऐसा था जैसे दुशांबे का दिल यहीं धड़क रहा हो।